नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। एग्जिट पोल आ चुके हैं, 4 जून को नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल से एक अलग हवा बह रही है और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ है जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। चित्रा जी, आपसे पहले सवाल तो ये है कि आप बहुत घूम रही थी, स्कूटी लेके, बुलेट लेके, यहाँ वहां घूमती रहती हैं आप, तो कहाँ कहाँ घूम आई पहले तो चुनाव के दौरान? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक घूम आई और अलग अलग कई राज्य जिसमें तमिलनाडु है, केरला है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। मैं फिर कश्मीर पहुंची थी, हिमाचल प्रदेश में गई थी, तो अलग अलग कई राज्यों में सबसे ज्यादा आप कहाँ रही हूँ? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, यानी इसका मतलब आपने उत्तर प्रदेश को बहुत जमीन पर टटोला, लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात की होगी। उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल आया है, आपका एग्जिट पोल क्या है? मेरा एग्जिट पोल उसी तरफ जाता है। मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा मान के चल रही हूं, हालांकि देखिए 4 जून के नतीजों का इंतजार है, बीच का रास्ता हम लोग भी ले लें तो उधर वाले लोग नाराज हो सकते हैं। नहीं, मुझे लेकिन मैं बताऊं, खोलकर अपनी बात रखनी चाहिए। मतलब अब ये है कि पर्सनल आपका जो ओपिनियन जमीन पर जाकर बना होगा उस, क्योंकि अब तो एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और नतीजे में हम लोग भी कुछ फेरबदल नहीं करवा सकते, रत्ती भर। बिल्कुल, तो इसी वजह से मैं आपको बताऊं, जब मैं उत्तर प्रदेश होकर आई हूं तो मुझे लग रहा है कि वहां पर मोदी लहर है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक और चीज मैं इसके साथ ही कहना चाहूंगी, ये बीजेपी को बहुत ध्यान देने वाली बात होगी आगे। आपकी कई ऐसे सांसद हैं जिनको आपने टिकट दिया है लेकिन उनको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन मोदी जरूरी और मजबूरी ऐसे बन गए हैं कि पब्लिक, मतलब वो अपने सांसद, मौजूदा सांसद को बहुत बुरा भला करेगी। जब पूछा जाए कि अच्छा वोट किसको देंगे तो कहेंगे मोदी को। तो ये एक चीज है कि भैया सिर्फ मोदी ही काम नहीं करें, बाकी आपके जो सांसद हैं वो भी थोड़ा क्षेत्र में रहे, काम करते रहे। देखिए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में पूरी मोदी लहर है। वहां पर योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर भी लोगों को सराहना बहुत ज्यादा इस पार्टी को मिली है। तो मुझे लगता है कि अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी 2014 जैसा ही प्रदर्शन करेगी। बीजेपी 2014 यानी 72, 71 बीजेपी को थी और 73 एनडीए को थी अपना दल के साथ। तो मुझे लग रहा है कि 70 प्लस, मतलब 70 से ज्यादा ही मुझे मेरा ये आंकलन है। का एग्जिट पोल, जो पर्सनल एग्जिट पोल है, वो 70 प्लस उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। दूसरा बड़ा राज्य या जिस पर हम उलटफेर देख रहे हैं चित्रा, वो है पश्चिम बंगाल। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर बीजेपी 70 प्लस जाती है तो मायावती जी की पार्टी को एग्जिट पोल में 0 से 1 मुझे लग रहा है कि वही स्थिति रहेगी। समाजवादी पार्टी अच्छा करेगी लेकिन वो इतना अच्छा नहीं। देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस का कोई वोट बैंक वहां पर बहुत बड़ा नहीं है जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करे। तो इस वजह से, और समाजवादी पार्टी से आरएलडी भी छिटक गई है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा कर सकती थी। तो बीजेपी ने ये जो राजभर की पार्टी को लेकर आई पूर्वांचल में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी के पास अपना एमवाई का आधार है, लेकिन बीजेपी ने जो अपना आधार तैयार किया है लोकसभा के चुनाव में, और सबसे बड़ा फैक्टर इन तमाम चीजों को देखिए, कई बार हम जातियों में फंस जाते हैं। फिर आपने कहा कि मोदी लहर है। जब हम जातियों में फंस जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि इससे बचना चाहिए। मोदी लहर है तो सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि मोदी लहर है, सांसदों के कामकाज को लेकर लोगों में आक्रोश, नाराजगी है कई जगहों पर, लेकिन वो अंतिम तौर पर ये कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट देंगे, या योगी का भी जो कामकाज है थोड़ा उस पर। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो खेला बिल्कुल बदल गया है। तो आपको भी जमीन पर इस तरह का कुछ दिखा था या आपका विचार कुछ अलग है? नहीं, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले अच्छा करेगी। अब वो 30 सीटें पार कर पाती है या फिर 25 के आसपास रह जाती है, इसको लेकर, क्योंकि हमारा जो एग्जिट पोल है वो 30 पार भी दिखा रहा है, मैक्सिमम उसको दिखा रहा है, और मिनिमम 26 के आसपास। और बीजेपी को पिछली बार 18 सीटें मिली थी। लेकिन एक चीज हमें पीयूष नहीं भूलना चाहिए, ये देखिए बीजेपी जब 3 विधायकों वाली पार्टी थी, उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है। 2016 में उसके 3 विधायक थे, 2019 की लोकसभा में उसके 18 सांसद हो जाते हैं। ठीक है, अभी उसके पास 77 सांसद हैं। तो 77 सांसदों के आधार पर, और नरेंद्र मोदी 77 विधायक 77 विधायक हैं, 77 विधायकों के बाद अब ये जो चुनाव हो रहा है तो उसमें यकीनन वो फैक्टर जुड़ेगा। और नरेंद्र मोदी भी हैं। देखिए 2-3 चीजें, ममता बनर्जी किन चीजों पे फेल हुई, और इस पे मैं कहना चाहूंगी, चाहे ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों को मिल बैठकर इस बारे में एकदम गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम कैसे वहां से क्राइम खत्म करें। इतनी मारपीट, इतनी हिंसा, लोगों को मार देना, जान की कोई कीमत नहीं है। आज ही हम और आप जब बातचीत कर रहे हैं, आज ही दिन में खबर आई कि एक कार्यकर्ता को मार दिया गया, उसकी जान चली गई। हर रोज आप मारते हैं एक दूसरे के कार्यकर्ता को, आपने एक स्टेट को क्या बनाकर रख दिया है। तो अगर ये चीजें इन दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, इन दोनों पार्टियों को ये चीजें हर्ट नहीं कर रही हैं, तो ये बहुत शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए। और हर हाल में
वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है पीयूष जी, मैं होकर आई हूं और खासतौर से आखिरी के ये जो कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण है, ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, सुदीप बंदोपाध्याय के सामने इस समय तापस रॉय जो पुराने टीएमसी वाले हैं उन्हीं को खड़ा कर दिया है। मैं बसीरहाट होकर आई हूं, संदेश खाली जिसमें आता है, उसमें संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कई जाधवपुर होकर आई हूं, जाधवपुर में हम जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन पता चला हंगामा हो गया। मैं जिस दिन गई थी उसी के 12 घंटे पहले वहां पर बमबाजी हुई थी, मतलब बम लाके आपके घर के बाहर फेंक दिए जाते हैं क्योंकि तुम क्यों उसकी रैली में गई या तुम। तो इस तरह की हालत पश्चिम बंगाल के देश के किसी हिस्से से ऐसी खबर नहीं आती है जितनी हिंसा की खबरें बंगाल से आती हैं। लेकिन बीजेपी अच्छा कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि 25 प्लस यानी 18 सीटें थी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की, जिसको आप कह रही हैं 25 प्लस, यानी कम से कम 7 सीटें कम से कम वो गेन कर रही है। हाँ बिल्कुल आराम से। और वो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये ममता बनर्जी के लिए चुनौती होगा कि अब वो बढ़ती हुई बीजेपी को कैसे रोके। देखिए अब बीजेपी फॉर्म में आ जाएगी अगर बीजेपी अभी भी फॉर्म में है। मैं आपको बताऊं पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेताओं से आप मिलेंगे, देखिए ममता बनर्जी एक बहुत बड़े कद की नेता रही हैं, उनका जो संघर्ष रहा है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेफ्ट की पार्टियों ने किस तरह का बुरा सलूक किया था, 70 दिन से ज्यादा वो हॉस्पिटलाइज थी जब वो यंग कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, और 70 दिन से ज्यादा किसी महिला का एक अस्पताल में रहना, तो उन्होंने बहुत संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन ममता बनर्जी का संदेश खाली वाले मामले में जो रुख रहा था, या हमने देखा बसीरहाट जब वो अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने गई तो उनकी ओर से कहा गया कि जब मैं जीतूंगी तो मैं सबसे पहले संदेश खाली आऊंगी, और उसके पहले संदेश खाली को लेकर वो बोलती थी कि बीजेपी सब करवा रही है। तो ममता बनर्जी जैसे लीडर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो महिलाओं के मुद्दे पर इस तरह से अपना पक्ष रखें, तो यकीनन उनका ग्राफ गिरेगा। विधानसभा की स्थिति क्या रहती है ये तो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन लोकसभा में तो वहां पर बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। ममता बनर्जी की पार्टी से वो बहुत अच्छा करने जा रही है। ममता बनर्जी मां माटी मानुष का नारा बुलंद करती रही, नंदीग्राम सिंगूर जैसे आंदोलन से उभरी और उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन जो हिंसा है पश्चिम बंगाल की, चित्रा का कहना यह है कि वो नहीं रोक पाई, और जिस तरह से बम फेंके जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है, आप देख के मैं देख के आ रही हूं। पश्चिम बंगाल का आपने आंकड़ा दे दिया चित्रा। अब उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में दो तरह की थ्योरी थी, एक तो ये कि फ्रेंडली फाइट हो रही है बीजेडी और बीजेपी के बीच में। आखिरी के दिनों में आके थोड़ी सी कड़वाहट भी दिखी जब नवीन पटनायक ने कहा कि अगर मोदी जी मुझे अपना दोस्त मानते हैं तो फोन उठाते और मेरे तबियत का बिल्कुल तबियत का हाल जान लेते, और मोदी जी ने उनकी तबियत को लेकर बाकी लोगों पर कटाक्ष किया जो उनके साथ रहने वाले नरेंद्र मोदी ने एक और बहुत बड़ा हमला किया था जब उनकी ओर से ये कहा गया कि इनको कितने यहाँ पर जिले हैं उसके नाम तक नवीन पटनायक को नहीं पता होंगे, तो उनकी ओर से ये सीधा वार। देखिए नवीन पटनायक को लेकर, और उन्होंने भी इनको हमेशा बहुत सारे मुद्दों पर सपोर्ट किया है, और हमें पता भी है कि दोनों के बीच एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो महत्वाकांक्षा है, भविष्य में जिन की वो पॉलिटिक्स करना चाहती है, या जब तक ये आप प्रसारण कर रहे होंगे उस समय एग्जिट पोल भी सामने आ चुका होगा, और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं जो हमारे पास आए हैं, एग्जिट पोल तो चित्र आ ही चुका है, अब हम इसको नहीं एग्जिट पोल के वो विधानसभा के आंकड़े, विधानसभा के आंकड़ों में टक्कर है। यहाँ पर मतलब ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी विधानसभा में ओडिशा में सरकार बना रही है। हाँ, ये वाली खबर अभी किसी के पास नहीं, ये मैं ही दे रही हूँ पीयूष जी, ये छिपा के रखा हुआ था आपके दर्शकों के लिए, मुझे मालूम अभी आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आंकड़ा है यहाँ का, वहां पर टक्कर है दोनों में, तो आखिरी में कौन सरकार बना लेगा ये कहना मुश्किल है। वहां पर बीजेपी की भी सरकार बन सकती है, वहां पर नवीन पटनायक की भी सरकार बन सकती है। तो यानी कि बीजेपी ने विधानसभा में वहां पर बहुत अच्छा कर लिया है, और लोकसभा में उसकी सीटें बढ़ रही हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। देखिए हमारी जो देश के राष्ट्रपति हैं वो उसी ओडिशा से आती हैं। इसके अलावा जब सीटों का बंटवारा वहां पर किया गया तो जातियों का कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा उनकी ओर से ध्यान रखा गया। प्लस नवीन पटनायक सालों से वहां पर मुख्य, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको रोक पाने में अगर आप कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर मुश्किल पैदा होती है। एक और आंकड़ा मैं चाहूंगी, इसको करेक्ट भी कर लीजिएगा, मैं जब ओडिशा में रिपोर्टिंग करने गई थी, पहले की बात बता रही हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, सबसे ज्यादा सड़क हादसे इस देश में ओडिशा में होते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे नवीन पटनायक घिरे हुए थे, लेकिन यह था कि उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं था, तो भैया वो जीत रहे थे। अब बीजेपी ने अपनी पार्टी के लोगों को जिस तरह से आक्रामक किया है, तो अब विधानसभा में बीजेपी और नवीन पटनायक में कांटे की टक्कर है, किसी की भी सरकार बन सकती है, एग्जिट पोल बता रहा है। और बीजेपी जितनी सीटों पर है
उससे अच्छा प्रदर्शन, मतलब +5-6 आप जोड़कर चलिए। पिछली बार संबित पात्रा 11,000 वोटों से वो हारे थे, इस बार वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे एग्जिट पोल में। तो इसी तरह की स्थिति है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने जो अपनी महत्वाकांक्षा रखी या जो अपना टारगेट सेट किया था, उसके लिए बहुत जरूरी था कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो उतारा इन्होंने, देखिए धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा से आते थे, उनको कहा नहीं भैया जाओ तुम लड़ो, ठीक है। संबित पात्रा यहाँ पे कितने मुखर प्रवक्ता थे, पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो 11,000 ही वोट थे, वो हार गए थे। तो इस बार माना जा रहा था पुरी से वो जीत सकते हैं। इसी तरह से अपराजिता सारंगी, कई ऐसे नाम हैं। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत अच्छा कर रही है। ये दो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट थे बीजेपी के लिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं, और चित्रा का भी जो पर्सनल एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि यहाँ इन दोनों स्टेट्स में बीजेपी अच्छा कर रही है। इसके अलावा जो बीजेपी के लिए दो स्टेट्स बहुत जरूरी थे, वो थे आंध्रा और तेलंगाना, क्योंकि यहाँ सीटें बीजेपी को बढ़ानी थी। तो आप वहां गई थी या नहीं गई थी? मैं गई थी ना, आंध्र प्रदेश, तिरुपति में प्रसाद नहीं खिलाया था मैंने आपको। आंध्र प्रदेश में मैं गई थी, और देखिए आंध्र प्रदेश में कॉम्बिनेशन की बात है। जगन मोहन रेड्डी ने जब वहां पर लोगों के बीच जाकर पदयात्रा की थी, लोगों से जब मिले थे, तो उनकी एक लहर थी, वो हमने चुनाव के दरमियान भी देखा। पिछली बार 25 में से आंध्र प्रदेश की 22 सीटें जगनमोहन की पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार जगनमोहन को लेकर वहां पे नाराजगी है। कुछ ऐसे करप्शन के आरोप उनके नेताओं पर लगे हैं। दूसरी तरफ टीडीपी और बीजेपी का ये जो गठबंधन हुआ है, राजनीति का लेकिन रंग देखिए पीयूष कैसा होता है। टीडीपी के प्रमुख ने, चंद्रबाबू नायडू ने, नरेंद्र मोदी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, बीजेपी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आप चित्रा कह रही हैं करप्शन के आरोप जगन पर जो लगे, चंद्रबाबू नायडू पर कितने चंद्रबाबू नायडू पर भी लगे हुए हैं। करप्शन कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि जगन जो वाईएसआर की विरासत थी, जगन उसको बना चुके हैं फर्स्ट राउंड में। फिर शर्मिला भी अलग हो गई, अभी उसको मेंटेन कर पाने वो कामयाब नहीं रहे। शर्मिला कांग्रेस में चली गई, उनकी बहन, वो भी एक रहा। और मतलब, और जो आप कह रही हैं कि करप्शन के, और जो जमीन पर आप देख के यहाँ, तो फिर वो इनका कॉम्बिनेशन, बीजेपी और टीडीपी का ये जो कॉम्बिनेशन है, उसने फेवर किया है वहां पर, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो वहां की 25 सीटें हैं, और मुझे लग रहा है कि आराम से जो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी है एनडीए के साथ, मतलब मैं बताऊं, मुझे लग रहा है कि 20 के आसपास वो आराम से अपनी सीटें लेकर आ रही है। तो यहां से भी एनडीए के लिए अच्छी खबर है, और इसके लिए भी, विधानसभा के लिए भी अच्छी खबर आ रही है वहां से। तो इसका मतलब है बीजेपी ने जो टारगेट सेट किए थे लगभग उसको अचीव किया है एग्जिट पोल के हिसाब से। और आप भी ये कह रही हैं कि हाँ, कम से कम उस दिशा में काफी बढ़े हैं वो। हाँ, कई राज्यों में ये बढ़े हैं, कई राज्यों में तमिलनाडु में भी उनका वोट परसेंटेज तो बढ़ ही रहा है। अब ये अलग बात है सीट कितनी आती है, आपको क्या लग रहा है, कुछ सीट आ रही है वहां पर? देखिए मैं बताऊं कि मैं जब तमिलनाडु में गई हुई थी, खासतौर से चेन्नई और कन्याकुमारी की, मैं कन्याकुमारी से ही शुरुआत हुई थी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्याकुमारी वो केरल से बिल्कुल सटा ना, या फ्लाइट में भी जब आप जाते हैं तो आप उतरते हैं पहले केरला में और उसके बाद फिर आप जाते हैं कन्याकुमारी, तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण सीट है, और कांग्रेस पार्टी के पास वो सीट है। मोदी जी ने ध्यान लगाकर बता भी दिया है पूरे। नहीं, ये अच्छी भी बात है। देखिए मोदी जी जहां जहां जाते हैं, पॉलिटिक्स अपनी तरफ, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी जी के जाने के बाद वहां पे पर्यटकों की तादाद कितनी बढ़ जाती है, या लोगों को जानकारी मिलती है। रॉक और कन्याकुमारी बहुत पहले से ही उसको किसी मतलब पॉपुलैरिटी या पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ लगातार ध्यान मोदी जी ने वहां पर किया, तो एक क्या कहते हैं उसको, मतलब एक पीआर मिलता है उस जगह को, मिलता है उस जगह को पहचान मिलती है। इसके पीछे कई वजह हैं। जैसे अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की मैं बात करूं, हम सब जानते हैं कि वहां पे पीआर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि काशी कॉरिडोर बनने के बाद और नरेंद्र मोदी जब वहां पर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वहां पर पर्यटकों की तादाद, ये ऑथेंटिक है, ये लिखित में है कि लोग वहां पर ज्यादा हो जाते हैं। जैसे केदारनाथ नरेंद्र मोदी जाते हैं, उसके बाद वो आंकड़े ज्यादा हो जाते हैं। अब उसके पीछे की जो भी वजह हो, इतने घंटे घंटे टीवी पर दिखाया जाता है, लोगों के मन में आता है कि भैया जाना चाहिए, कन्याकुमारी बड़ा सुंदर है, या केदारनाथ में हाथ जोड़कर महिलाएं बैठी रहती हैं, तो ये एक हो सकती है जगह। कई ऐसी जगह हैं जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के जाने के बाद एक इंपैक्ट तो करता है। कन्याकुमारी में देखिए टफ फाइट है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बहुत यंग है, उनके फादर की डेथ हुई, उसके बाद वो उपचुनाव जीते, और कन्याकुमारी इसके पहले बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन टफ फाइट है। लेकिन कन्याकुमारी में बीजेपी ने पूरा दम लगा कर रखा हुआ है। चेन्नई की कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, तमिलनाडु के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, हाँ, उनके मतलब देखिए हमारे सर्वे में ये दिखा रहा है कि वो अभी टफ फाइट तो है, लेकिन वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अन्नामलाई का कल जब इंडिया टुडे से जुड़े हुए थे, तो उनकी ओर से कहा गया वेट एंड वॉच, आप इंतजार कीजिए और हम वहां पर अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100%
तमिलनाडु में अपना खाता खोलने जा रही है। पीयूष जी, इसी के साथ एक और चीज मैं बोलूंगी कि देश में सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी एक राज्य में है तो वो तमिलनाडु है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जरा सोचिए, सनातन विरोधी आवाज सबसे ज्यादा वहीं से निकलकर सामने डीएमके की पूरी पॉलिटिक्स ही सनातन विरोधी और रही है, तो उन्होंने उसी को मेरे ख्याल से चुनाव में रिफ्लेक्ट किया। चित्रा, मुझे आपसे एक सवाल थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में तो कमोवेश वही नतीजे दिखाई दे रहे हैं जो पहले लोग सोच रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी सीट पर आप गई क्या? जैसे रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं आप ये कह रही हैं? आंकड़ा दिखा रहा है, एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखा रहा है। आपका जमीन पर क्या था? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ी। जो वही है कि जो भीड़ उमड़ी, देखिए इसमें दो चीजें हैं। जैसे मैं पवन सिंह की काराकट लोकसभा की बात करूं, जहां से वो उपेंद्र कुशवाहा के सामने है, तो पवन सिंह एक लोकप्रिय अभिनेता और गायक भी हैं, तो उनको देखने का चार्म अलग हो सकता है, ठीक है, मतलब उसमें दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है जो भीड़ उनको देखने जा रही है वो वोट नहीं भी करे, मैं 100% नहीं कह रही हूं, लेकिन कई बार होता है एक अभिनेता जब आता है तो उसको देखने का अलग चार्म होता है, हम उसको देखने जाते हैं। लेकिन अगर मैं रविंद्र भाटी की बात करूं तो वो एक नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, यंग लीडरशिप, और जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई थी, मतलब वो बीजेपी के लिए उसने पसीने छुड़ा दिए थे। सच्चाई तो यही है कि मतलब बीजेपी बाद में सोच भी रही होगी कि हमने गलती तो नहीं की थी, कर दी। तो मुझे लगता है रविंद्र भाटी के लिए अच्छी स्थिति है। इसीलिए राजस्थान में आप देखेंगे, बाकी जगहों पे यूपी में अच्छा कर रही है, गुजरात में अच्छा कर रही है, मध्य प्रदेश में अच्छा कर रही है, छत्तीसगढ़ में अच्छा कर रही है, लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो वहां पर कई ऐसी सीटें हैं 25 में से जहां पर टफ फाइट है और बीजेपी लूज करती हुई भी नजर आ रही है। तो आप बाड़मेर में गई थी, आपका जाना हुआ था? नहीं, बाड़मेर में मेरा जाना नहीं हुआ था। रविंद्र सिंह, लेकिन मैंने जो बातचीत की है वहां के लोकल जो पत्रकार हैं उन लोगों से, तो मुझे लग रहा है रविंद्र सिंह भाटी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भीड़ है अल्टीमेटली वो एक अभिनेता नहीं है, वो कोई सिंगर नहीं है, वो एक नेता है। और किसी नेता के लिए अगर इतना प्यार उमड़ रहा है लोगों का, अब इसके पीछे कोई कह सकता है पैसे खर्च करेंगे वो, लेकिन वो स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। अरविंद सिंह भाटी हमारे स्टूडियो में भी आए थे, तो हमने उनसे सवाल पूछा था कि भाई क्या ये आपको बाहर से पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की रैली में भी भीड़ जमा हो रही है, गुजरात में भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रवासी लोग हैं वो पैसा दे रहे हैं। खैर, लेकिन दूसरा नाम आपने लिया पवन सिंह का। पवन सिंह के पास मतलब उस संसदीय क्षेत्र में जाना हुआ आपका? बिहार में मेरा जाना हुआ था, लेकिन पवन सिंह को लेकर फिर मैं बताऊंगी। काराकट में जैसे श्वेता गई थी और मैंने वहां के लोकल लोगों से बातचीत, जिन जगहों पर मैंने गई हूं वहां के लोकल पत्रकारों से मैंने बातचीत कर ली है। काराकट में क्या है, दो परिस्थितियां हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अगर वहां पर वोट एनडीए के लिए पड़ेगा तो वो मोदी के चेहरे पर पड़ेगा, इससे मतलब उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा, ये मैं एकदम साफ कर दूं। लेकिन पवन सिंह को देखने और सुनने के लिए जितनी बड़ी तादाद में लोग उमड़े हुए थे, और जिस तरह की उन्होंने मेहनत भी की है, जब उनका पश्चिम बंगाल से उन्होंने टिकट वापस की उसके बाद से लगातार वो लगे रहे, तो इसमें दो चीजें हैं। मैं फिर वही बताऊंगी, जैसे एक समय में मनोज तिवारी गोरखपुर से योगी जी के सामने लड़े थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उनको देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी। मनोज तिवारी आ गए हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार, ये वो, उनका गाना सुनने के लिए एकदम भीड़ उमड़ी होती थी। तो वही चीजें पवन सिंह को लेकर अभी बताना बड़ा मुश्किल है, जितना बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए उपेंद्र कुशवाहा अगर सिर्फ होते तो फिर हम कह देते कि वो हार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भोजपुरी के जितने गायक अभिनेता पहला चुनाव लड़े हैं वो हारे हैं, पहला चुनाव, चाहे वो निरहुआ हो, रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, अब पवन सिंह लड़ रहे हैं, तो पवन सिंह जीतते हैं या नहीं जीतते। यूपी में आपने बहुत घूमा, जमीन पर देखी, चंद्रशेखर आजाद जो है आजाद समाज पार्टी के, उनके बारे में आपका क्या आकलन है? क्योंकि वो भी एक लिहाज से निर्दलीय है, हालांकि उनकी पार्टी है वो, लेकिन वो इकलौते ही मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत अच्छी स्थिति अभी क्या है उनके लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी भी जो इमोशंस हैं वो मायावती के इतर दलितों का कहीं और नहीं जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एग्जिट पोल में तो अब सरकता हुआ दिख रहा है वोट शेयर। हाँ, वोट शेयर सर, हाँ, वो आपकी बात सही है। देखिए मैं आंकड़े भी दे देती हूँ। 2014 में मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वोट शेयर मिला था। उसके बाद अगर 2019 में जाए, समाजवादी पार्टी के साथ 19% मिला था, समाजवादी पार्टी को 18% मिला था। लेकिन 2022 का जब विधानसभा होता है तो मायावती का वोट घटकर 12% हो जाता है। तो ये सही बात है कि उनका वोट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी 12% वोट को इंटेक्ट, देखिए 12% कोई छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पर 1% से सरकारें चेंज हो जाती हैं, तो 12% जो मायावती का वोट है वो इंटेक्ट बना हुआ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्लस उन्होंने इस बार कहीं पर भी गठबंधन के साथ अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है। मैं आपको यहाँ की आगरा की सीट का उदाहरण दूं। आगरा सुरक्षित सीट है,
ठीक है, वहां पर दलितों की बहुत बड़ी तादाद है, एसपी बघेल वहां से सांसद हैं, लेकिन वहां पर आज तक मायावती की पार्टी कभी नहीं जीती है। आप सोचिए कि दलित बहुल इलाके में जो सुरक्षित सीट है, आज तक वहां पर कभी भी नहीं, लेकिन आगरा में एक्चुअली एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग है जो बीजेपी के साथ है, और आज से नहीं वो सालों से साथ है। मैं खुद आगरा का हूं, इसलिए हाँ, तो इसलिए आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आइडिया है नहीं तो मैं जब गई थी मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि सुरक्षित कई ऐसी सीटें, आप हाथरस ले लीजिए, हाथरस को 1991 से बीजेपी जीत रही है, सुरक्षित सीट है, मायावती नहीं जीती वहां पर। हाथरस का कितना मुद्दा भी उठा था, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी का गढ़ बना हुआ है और वो टूटता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ये करेंगे चंद्रशेखर आजाद नहीं जीत रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए मुझे ऐसा अभी उनको आगे और मेहनत करनी होगी, अभी इतनी अच्छी स्थिति नहीं। अभी मेन लड़ाई में आपको बताऊं कि एनडीए और इधर वर्सेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में भी है। कोई भी उत्तर प्रदेश में देखिए, काराकट और हमने रविंद्र भाटी का जिक्र कर लिया, इसके अलावा कोई मुझे इन इलाकों में निर्दलीय कोई बहुत प्रभावशाली एक निर्दलीय कैंडिडेट और है चित्रा, जिसको हम अपने चैनल पर मतलब चुनाव आज तक पर जब हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो वो बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और वो नाम है जयराम महतो का, झारखंड में एक बहुत ही युवा मतलब छात्र आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, जिसने अभी जो पीएचडी कर रहा है इंग्लिश में, उसने अपनी एक पार्टी बनाई, चुनाव लड़ रहा है। तो वहां उसके बारे में कहीं कुछ आपको देखिए, झारखंड में यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए में। अब इस बीच वो क्या कमाल कर पाते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है पीयूष, उनको भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी की जो लड़ाई है, देखिए चूंकि सोरेन जेल में है सोरेन साहब अभी, और एक इमोशनल वो बैकअप लेने की कोशिश उनकी पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए भी पूरे जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर, तो अभी की जो लड़ाई है हर एक सीट पर, जो 14 सीटें हैं झारखंड की, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में ही अभी झारखंड में किसी तीसरे के लिए उस तरह की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है। जयराम महतो अब जीत पाते हैं कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक पप्पू यादव वो बेचारे के साथ, हाँ मुझे देखिए, मुझे पप्पू यादव के साथ सिंपैथी, हालांकि वो बड़ा गोदी मीडिया कह के मुझ पे निशाना साध रहे थे, 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ खेला कर दिया। तो मैं कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सौधरी आरजेडी ने वो सुबह सुबह जाकर लालू जी के पैर छूते हैं, फिर आते कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और उसी शाम को खूब हम लोगों को कोसते हैं, और 2 दिन के बाद पता चलता है कि लालू जी की पार्टी ने के। अब पप्पू यादव जी, मेरी तो सिंपैथी है आपके साथ, लेकिन अब क्या कीजिएगा? किस सीट को लेकर क्या आपका आकलन है, क्या आपका एग्जिट पोल है? पप्पू यादव ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते तो उनकी 100% जीत तय थी। अब कई बार होता है ना कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ली जाता है, तो वहां पर फिर एनडीए के लिए स्थिति क्या बनती है ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि उन्होंने, देखिए पप्पू यादव के बारे में उनका पास्ट क्या रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में पिछले 5-6 सालों से अगर हम देखें, पप्पू यादव ने जब कोरोना हुआ था उसमें कामकाज किया था, जब बाढ़ आई थी हमने उस समय कामकाज, एम्बुलेंस वाले मुद्दे को उन्होंने कितने सटीक तरीके से उठाया था। तो जो हमारे सामने मुद्दे उठा रहा है, लोगों के बीच है, हम उसके कार्यकलाप को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि यहां पर आरजेडी गठबंधन अगर उनको टिकट दे दी होती तो वो सीट उनके लिए पक्की थी, लेकिन अब चूंकि टिकट उनकी ओर से नहीं दिया गया है तो फिर अभी उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा। चित्रा, बहुत देर चर्चा कर ली हमने, अब आखिरी सवाल जो है केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी दिल्ली में जेल से आए, आज जेल चले गए, कुछ असर पड़ा आपको लगा? आप दिल्ली में, आपने खूब मोदी का चुनाव है तो इस वजह से दिल्ली में असर पड़ता हुआ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं लग रहा है कि दिल्ली में कोई असर। लोग सब एक सवाल कर रहे हैं, जिससे भी मैं बात कर रहा हूं, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक भी सीट जीतेगी या नहीं जीतेगी? मतलब 7 सीटें हैं, मेरा ऐसा मानना है, अपना व्यक्तिगत मानना है कि नहीं जीतेगी, मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत मानना है। देखिए, अगर ये विधानसभा का चुनाव होता तो अरविंद केजरीवाल के लिए अलग स्थिति होती, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, मोदी को चुनने का चुनाव है, और कितना भी हो जाए, देखिए दिल्ली के जो मतदाता होते हैं वो देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले उनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब वो खबरों में बने रहना या वो ज्यादा जागरूक होते हैं, मैं अगर इस तरह से बोलूं। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का ये जो कॉम्बिनेशन है, एक साथ चुनाव में लोगों को आप क्या बताएंगे? शीला दीक्षित को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, सोनिया गांधी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों को, फिर आप जब जाके उन्हीं के लिए आप बोलेंगे कि नहीं हम साथ साथ हैं और हमें बचाओ, तो मुझे लगता है कि उसका असर बहुत इमोशनल जो वो था वो अभी काम नहीं किया है। लेकिन देखिए, विधानसभा की परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन लोकसभा में मुझे लग रहा है कि कोई काम किया। इवन मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा नुकसान हो गया कांग्रेस के साथ जाने का, वो इसलिए, आप पहले भी उसी स्थिति में थे, आप अभी भी उसी स्थिति में हैं। पंजाब में जो एग्जिट पोल हमने दिखाया है, पंजाब में क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी तो जीत रही है,
लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि आपके बयान में विधायक है वहां पर। ये तो अभी एग्जिट पोल है, क्योंकि अब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल में मैं ही कर रही थी पंजाब विधानसभा का जब आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा था, मैंने ही बताया था कि एग्जिट पोल में 92 सीटें आ रही हैं, 92 सीटें आ रही हैं। फिर क्या हुआ, 92 सीटें आई। हमने एक मार्जिन दिया था, लेकिन उसका बीच का निकल रहा था 90 से 92। लेकिन एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ही समेट दिया है। तो कांग्रेस अच्छा कर रही है ना। वहां पे कांग्रेस, देखिए बीजेपी के पास 2 सीटें तो पहले से थी, कांग्रेस अच्छा कर रही है। वो तकरीबन 8 सीटों पर अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। पिछली बार भी ऐसा था, 1 सीट जीती थी आम आदमी पार्टी, इस बार भी हो सकता है वो जीत जाए या हो सकता है इंडिया गठबंधन कांग्रेस को फायदा हो रहा है, आम आदमी पार्टी जहां पर कांग्रेस और बाकी सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं लेकिन साथ नहीं लड़े, वहां उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का वोट उधर शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के वोट की वजह से कांग्रेस फायदे में जरूर है। आप उठाकर देख लें बिहार, आप उठाकर देख लें उत्तर प्रदेश, आप उठाकर देख लें झारखंड, हर जगह कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की बदौलत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग हैं और ये अलग है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी क्या 2 सीटें भी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी, ये क्वेश्चन। हम ये कह रहे हैं कि ये चित्रा त्रिपाठी का पर्सनल एग्जिट पोल है, मेरा व्यक्तिगत एग्जिट पोल है। नहीं, हम इसको मतलब इसका थंबनेल भी यही है कि चित्रा त्रिपाठी का पर्सनल एग्जिट पोल क्या है। तो जो बाकी राज्य है, और मेरा वो फाइनल आंकड़ा देख लीजिए, जो बॉक्स बना हुआ है ना हमारा आज तक का, जिसमें हम लोगों ने अपनी अपनी पर्चियां डाली हैं, उसमें मैंने डाला है एनडीए 370, और उसमें बस एक ही आंकड़ा डालना था एनडीए और इंडिया गठबंधन का, तो मैंने एनडीए का 370 डाला है। और उसमें मैंने 330 बीजेपी के लिए नहीं लिखा था, लेकिन मुझे लगता है 330 भारतीय जनता पार्टी 19 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मोदी की लहर है। और इस चीज को देखिए, मौजूदा वक्त में अब चूंकि मीडिया को लेकर इतने सारे सवाल उठते हैं कि कई बार लगता है कि बोल दें, कई ऐसे विरोधी दल हैं जिन्होंने मेहनत की और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर गुस्साएंगे ही, उनको गुस्साने का हक भी है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, नरेंद्र मोदी की ये जो जीत होने जा रही है 4 तारीख को, एग्जिट पोल के आंकड़े या हम लोगों के अनुभव जो अब तक बता रहे हैं, उसके आधार पर नरेंद्र मोदी के आसपास भी आगे आने वाले वक्त में कोई नेता आपको दिखाई नहीं देगा। इतने गरीब छोटे परिवार से आने वाला व्यक्ति जो दिल्ली पहुंचता है, वहां पर कायम रहता है। 282 सीटें 2014 में बीजेपी को मिली, 303 सीटें उसको मिलती हैं 2019 में, और अब वो 330 के आसपास की फाइट कर रहे हैं अकेले। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करने जा रहे हैं 4 तारीख को, जो नतीजे आएंगे। इसके अलावा विश्व के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मार्गरेट थैचर को देख लें, कई ऐसे लीडर हैं, आप पढ़ेंगे कि तीसरी बार जिन्होंने रिपीट किया है उनका आंकड़ा घटा है। वो अपनी परफॉर्मेंस को मतलब जैसे कि लुढ़कते लुढ़कते हमने सरकार बना ली, मतलब बट नरेंद्र मोदी का इतने प्रचंड जनादेश के साथ इतने बड़े देश में, जहां पर इतने मतलब 97 करोड़ मतदाता जहां पर हो, वहां पर चुनकर आना, भाई ये तो मतलब क्या अद्भुत है। आपने जो कहा जवाहरलाल नेहरू ने 52, 57 और 62 का चुनाव जीता, लेकिन 62 के चुनाव आते आते उनका ग्राफ गिर गया था, लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ेगा अगर एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक नतीजों में तब्दील होते हैं। नहीं, एक और चीजें हैं जो विपक्ष को सीखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का एक इमोशनल कनेक्ट है, वो कनेक्ट मुझे मौजूदा वक्त में किसी का नहीं दिखता है। मैं जब महिलाओं के पास जाती हूँ, वो बातें करते करते मोदी के लिए आंसू टपकाने लगती हैं, या फिर वो इतने इमोशनली, जैसे उनके घर का है नरेंद्र मोदी, उनके परिवार का हिस्सा है नरेंद्र मोदी, वो इस तरह से बात करती हैं। बाकी नेताओं को लेकर अभी मुझे वैसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। नंबर 1, मैंने इंटरव्यू भी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया था। एक चीज मैं और बताऊं, बाकी नेताओं के मुकाबले उनकी जो मेहनत है या जो कार्यशैली है, उस दिन इतनी प्रचंड गर्मी थी, मतलब खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा था, और समय हमें जितना दिया गया था मैंने उससे एक्सीड कर दिया था, और धूप भी बहुत तेज थी। मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं उनको इतना काम है अभी नामांकन के लिए जाना है और मैं इंटरव्यू खींचे जा रही हूँ धूप में खड़ा करके। उस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा कि धूप से परेशानी है या इतनी देर हम क्यों कर रहे हैं या आपका टाइम ऐसा है। जितने सवाल हमने पूछे सारे सवालों का जवाब दिया। बार बार ये आरोप लगते हैं कि सवाल ऐसे क्यों वैसे क्यों, मेरे हाथ में कोई कागज नहीं था, जो मन में आ रहा था या जो जवाब वो दे रहे थे उसी के आधार पर मैं अगला सवाल पूछ रही थी। तो वो व्यक्ति अद्भुत है, और किसी भी और नेता को आगे आने वाले वक्त में मोदी बनने के लिए
भाई मतलब जमीन आसमान एक जो करना मेहनत का पड़ेगा। जिक्र किया, चुनावी अभियान के दौरान लगभग 200 से ज्यादा रैलियां और रोड शो की हैं, 80 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए उन्होंने तमाम चैनलों को। और अगर हम राहुल गांधी की तुलना करें, सिर्फ तुलना के लिए जो मैं पढ़ रहा था उसमें यह है कि राहुल गांधी ने शायद 75 रैलियां और रोड शो की है, तो बहुत अंतर है। और एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है, और एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन मीडिया को बड़ा कोसे। राहुल जी से हम लोग गुजारिश कर लें, राहुल जी अच्छी बात नहीं होती कि आप लोग हमारी जाति पूछे, मतलब ये अच्छा लगता है। आप इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आप इतने युवा चेहरा है, आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देगा। युवा पर ये 50 साल का युवा क्या कहना है, मतलब जो रविंद्र भाटी है वो युवा है कि राहुल गांधी युवा है, जयराम महतो युवा है कि राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी कब तक युवा रहेंगे? अब देखिए, अब कांग्रेस पार्टी उनको बताती है वो युवा चेहरा है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाना चाहूंगी। इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। उम्र महज एक आंकड़ा है। अब नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, मतलब जो उनकी जो कार्य क्षमता है वो किसी भी 25-30 साल के उम्र के लोगों के बराबर ही है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की अगर एज बतानी है तो 74 साल के वो होने जा रहे हैं इस सितंबर में। लेकिन वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारे और आपके घर के 74 साल के कोई लोग हों तो फिर आप उनसे कुछ भी काम कराने से बचोगे, नहीं इनसे नहीं करवाना है। बट आज नरेंद्र मोदी सुबह से आज ही उनकी ओर से साथ मीटिंग की गई है, तो ये देखिए मेहनत के मामले में नरेंद्र मोदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आप उनको पसंद करें, आप उनको नापसंद करें, बट पब्लिक का मैंडेट उस व्यक्ति के साथ है। और नरेंद्र मोदी को लेकर कहीं पर भी हेट का माहौल हमने नहीं देखा। जहां भी देखा इमोशंस देखे नरेंद्र मोदी के साथ, वो हर जगह पब्लिक रैलियों में भी उनके नजर आए। तो नरेंद्र मोदी से अभी मुकाबला करना इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल होगा, बट हाँ भविष्य क्या रहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब तो ये जो आरोप लगाया जाता है कि अब तो मोदी जी आगे तीसरी बार तो वही रहेंगे प्रधानमंत्री जब तक वो चाहेंगे। जब आपने आरोप की बात कर दिया तो चित्रा, आखिरी सवाल ये कि 400 सीट अगर आ गई, जो कि लगभग मतलब हो सकता है 10-20 कम या जो भी एग्जिट पोल है, तो क्या संविधान बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे कैसे नहीं, बिल्कुल इतने लोग उनके देखिए, मैं अब बताऊं, कई नेता बड़बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता बड़बोले हैं। वो जब मीडिया कैमरों को देख लेते हैं तो वो कई बार बहुत उत्साहित हो जाते हैं। और मैं सच बता रही हूं, ठीक है, उनको अच्छा लगे उनको बुरा लगे, कई ऐसे नेता हैं। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी की ओर से ये भी कहा गया था, कई नेताओं को तो भैया मना किया जाता है, मत जाइए आप मीडिया में, जैसे आप मुंह खोलते हैं ऊपर वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे नेता बड़बोले हैं, बट कोई संविधान में संशोधन होने नहीं जा रहा है, कहीं कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है। बट जो बड़ा फैसला हो सकता है पीओके को लेकर, हाल में देखा पाकिस्तान सरकार ने किनारा कर लिया। को ले लेंगे अंदर, ये लोग कहते हैं खुद ही आ जाएंगे वो लोग। अभी पाकिस्तान ने किनारा कर लिया ना, आप देखिए उसने कोर्ट में क्या कहा, सरकारी वकील ने बोला कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये विदेशी जमीन है। तो जब पाकिस्तान ही कह रहा है विदेशी जमीन, तो भारत तो बैठा हुआ है बताने भैया, और अमित शाह यहाँ पे कहते हैं भैया हमारा ही है पीओके। तो इसका मतलब यह है कि एक रात अचानक मोदी जी आएंगे और कहेंगे पीओके भारत का हिस्सा हुआ। उनके देखिए और अब जनमत संग्रह होगा, बट वहां पे पीओके में अगर इस तरह की परिस्थिति, देखिए मैं कश्मीर होकर आई हूँ, मैं बारामूला गई थी, अनंतनाग गई थी, श्रीनगर, ये जो और खासतौर से बारामूला अनंतनाग वाला जो हिस्सा है, वहां पर बहुत आतंकवादी घटनाएं होती हैं और अब अभी भी छिटपुट वहां से खबरें आती रहती हैं। वहां पर इतना बड़ा चेंज हुआ है ना, देखिए तमाम रिकॉर्ड तो टूटे ही हैं। डाला ही था ना, लाल चौक से आप एंकरिंग कर रही थी, और लोग घेर के खड़े हुए हैं। कहां एक बार एक जमाना था जब लाल चौक पे सिर्फ गोलियां चल रही होती थी, हम लोग पढ़ते थे रोज सुबह 9 बजे की बुलेटिन पढ़े, और ये देखिए पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर लहराया गया लाल चौक पर, आसिया अंद्राबी की आंखें आती थी निकलकर। जिस तरह से पत्थरबाजी होती थी वो तो हम लोग हर शुक्रवार को टीवी पे दिखाते थे। वहां पे मनोज सिन्हा की भी बहुत तारीफ करनी होगी, उनको लेकर बड़ा मतलब कई कश्मीरियों से मेरी बात हुई, कहते हैं हम इनको जाने नहीं देंगे। तो मैंने मनोज जी से पूछा कि भाई ये कश्मीरी नहीं चाहते हैं कि एलजी के तौर पर आप जाएं, यहां से जाएं और केंद्र में आप मंत्री बने या आगे का आपका जो भी हो। तो फिर वहां पे एक इमोशनल कनेक्ट उन्होंने भी स्थापित करने का काम किया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, लोगों के लिए जो भी सुविधाएं सरकार की हैं वो आम लोगों तक पहुंचे बिना किसी बिचौलिए के, ये सुनिश्चित किया है। आतंकवादी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर काम किया है। जैसे ही आतंकवादी पकड़ा जाता है तुरंत उसके घर की कुर्की या उसको सील कर लिया जाता है, या कुछ इस तरह के वो होते हैं जिसके बाद वहां पर एटलीस्ट कम से कम वो पहले वाली स्थिति में, आज की स्थिति में कश्मीर बहुत बहुत सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। इंटरनेट इतने दिनों तक बंद रहता था, बुरहान वानी की मौत, अनंतनाग की ही तो खबर थी, बुरहान वानी की मौत के बाद आप देखिए कितने महीनों तक वहां पर कितनी बुरी स्थिति रही, बिल्कुल सन्नाटा रहा, डर सहमे हुए लोग रहते थे। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, जो अलगाववादी तत्व अपने आप को मतलब अलग कश्मीर
या इसकी बात करते हैं, उसके बाद अगर हम कई लोग तो जेल में हैं। अब बार बार कहा जाता है हमारे लोगों को जेल में डाल कर रखा, भैया बाहर निकलेंगे तो वह ऐसे ही भाषा बोलेंगे, तो बाहर निकले जेल में रहे। अलगाववादी तो सारे जेल में ही है, लेकिन 370 के बाद, मतलब अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जिस तरह से अब वोटिंग परसेंटेज रात की, आप देखिए लाल चौक ये इलाका है जहां पर आपकी रात के 1-2 बजे आराम से घूमिए। अच्छा, आराम से घूमिए, बिल्कुल मस्ती में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 5 जून के बाद जाना पड़ेगा, आप बिल्कुल जाइए। और इतना सुंदर है कश्मीर, तो वैसे ही हमारा धरती का जन्नत है, शुरू से ही रहा है, ऐसा नहीं है कि 370 हटने के बाद हो गया है। लेकिन हाँ ये बात है कि जो सिक्योरिटी आपको पहले नहीं मिलती थी, मतलब मैं आपसे बोल रही हूँ कि रात के 11:30 बजे तक तो मैं खुद थी और मैंने देखा चहल पहल चारों तरफ थी। तो मैंने वहां पे लोगों से पूछा कि कब तक रहते हो, तो रात के 1-2 बजे तक लोग आराम से यहाँ पर वॉक करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। लाल चौक पर झूले लगा दिए गए हैं, तो लोग जाके जो अपने झूले में बैठ जाएंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे, तो वो बड़ा खूबसूरत डेवलप कर दिया गया है लाल चौक का इलाका। वहीं पर एक सिनेमा घर हुआ करता था जिसको जला दिया गया था। अब चालू हो गया है? अभी चालू नहीं हुआ, अभी तो उसमें घाटी में एक सिनेमा घर शुरू हो गया। सिनेमा तो कई अलग अलग जगहों पर सिनेमा हॉल चालू किए गए हैं, लेकिन जिसको जलाया गया था वहां पर अभी सुरक्षा बलों का छोटा सा ऑफिस बनाकर ऐसे ही रखा गया है, अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ बाकी हिस्से को बहुत डेवलप कर दिया गया है। चलिए, बाकी कई सारे बड़े राज्यों की हमने बात कर ली, छोटे छोटे राज्यों पर अगर आपका कोई एग्जिट पोल, क्योंकि इस वीडियो का थंबनेल है चित्रा त्रिपाठी का पर्सनल एग्जिट पोल। हिमाचल प्रदेश पूरी सीटें बीजेपी जीत रही है। मैं मंडी और हमीरपुर होकर आई, अनुराग ठाकुर और इनका कंगना रनौत का आराम से जीत रही है चारों की चारों सीटें। उत्तराखंड की वो 4, हिमाचल में 5 है ना शायद? नहीं, हिमाचल में 4 है, उत्तराखंड में 5 है। अच्छा, उत्तराखंड में 5 है। उत्तराखंड की 5 सीटें ये जीत रही हैं। इसके अलावा और कौन कौन से छोटे राज्यों की आप बात करेंगे? अब कश्मीर में तो 3 सीटों पर बीजेपी उतारी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है पीयूष, मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मुझे लगता है अनंतनाग की सीट महबूबा मुफ्ती के लिए फंसी हुई है। बारामूला तो ये जीत जाएंगे अब्दुल्ला साहब, हाँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो बड़ी लीडर हैं तो अनंतनाग की सीट फंसी हुई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर महबूबा हार जाती है तो। हाँ, कश्मीर का भी रुख देखना कि क्या रहता है। कश्मीर में 2 ही बड़े नेता जल्दी जल्दी आ जाते हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर से आ गए, फिर नीचे की तरफ छोटे राज्य। एक महाराष्ट्र बड़ा राज्य है जिसमें चूंकि महाराष्ट्र में फाइट है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर इंडिया गठबंधन, वहां पर शरद पवार जैसे इतने बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे जिनके साथ बाला साहब ठाकरे का नाम जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े नेता हैं, उसके बावजूद अगर वहां पर वो बीजेपी के मुकाबले खराब प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। मतलब बीजेपी को 48 सीटें आती हैं, यूपी के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से, और बीजेपी उसके बावजूद 22 से 23 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 22 से 23 सीटें जीतती हुई अगर दिखाई दे रही है तो फिर उसके लिए तो बम स्थिति। पिछली बार भी 23 थी, इस बार भी वो 23 जीत रही है। शिंदे गुट भी अच्छा कर रहा है, अजित पवार की टीम भी अच्छा कर रही है। तो आपको जहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देना चाहिए था। आप इतने बड़े बड़े लीडर्स वहां से आते हो, वहां पर भी अगर बीजेपी मतलब बहुत बुरी स्थिति में नहीं है, वो सीटें कम उसको जरूर मिल रही हैं, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस तो वो रिटेन कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये कामयाबी नहीं कही जाएगी इंडिया गठबंधन की किसी भी रूप में, कि आपको जहां पर उसको रोक पाने में आप कामयाब हो जाते, आप वहां पर भी नहीं रोक पा रहे हो। चलिए इस चर्चा को विराम देते हैं। कुल मिलाकर मोदी जी की लहर है और मोदी जी की लहर में एनडीए को मैं दे रही हूं 370, मैं दे रही हूं मोदी जी की लहर में एनडीए को 370, ये मेरा आकलन है। और बीजेपी को 330 सीटें मैं दे रही हूं। बाकी जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वैसी परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन नहीं किया है। मैं गुजारिश करूंगी, एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं, अब चंद घंटों के बाद रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन अब एक नई परिपाटी की शुरुआत करनी होगी। नेता लोग खूब मेहनत करें, अपने मेहनत करें, मीडिया को नहीं कोसें। मीडिया चुनाव न जितवाता है न वो खुद प्रचार प्रसार करने जाता है, हम बस रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं। तो प्लीज हमारी जाति पूछना बंद कर दीजिए, एक देश श्रेष्ठ देश हम बनाए, और जिसकी जो भी कमियां रहे हम सरकार से एकदम कटाक्ष। हम लोगों ने किया था हाथरस में, कई ऐसी रिपोर्टिंग रही है जहां पे जो गलत होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। ये कहना बहुत आसान है आपके लिए कि आप इसके चमचे हैं, आप इसके चमचे हैं, नहीं वो इतने, देखिए मैं बताऊं, इतने जैसे जब बड़े नेता होते हैं ना, उनसे अभद्र भाषा की उम्मीदें नहीं होती हैं। जब वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि यार ये क्यों है, तो धीरे धीरे करके वो उनको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए मीडिया में इतनी ताकतवर मीडिया हो गई है और इतना बड़ा भी हो चुका है इसका पूरा, एक चैनल तो है नहीं, ठीक है, इतने सारे चैनल हैं, सोशल मीडिया है, सारी चीजें। आप यहां से कुछ बोल रहे हो, थोड़ी सी बात गलत निकली, वो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मीडिया को कोस कर जनता के बीच में आप जनादेश हासिल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। काम आप ही को करना होगा, आपको ही बने रहना होगा। जैसे मैं रायबरेली की सीट की बात करूं,
रायबरेली की सीट क्या राहुल गांधी, मुझे पर्सनली मैं बताऊं कि राहुल गांधी क्या जीतेंगे, वायनाड तो वो आराम से 5 लाख से जीत रहे हैं, ये मैं बता देती हूं अपने दर्शकों को। कुछ ऐसी सीटें, गाजियाबाद एकदम छप्पर फाड़ के जीतने वाली है अपना कैंडिडेट चेंज करने के बावजूद, नोएडा, हाँ नोएडा भी जीतने वाली है, गोरखपुर से रविकिशन भी जीतने वाले हैं, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर तो बीजेपी के लिए मैं बता सकती हूँ राहुल गांधी वायनाड से 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन रायबरेली में आप सबसे आखिरी में आते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको जबरदस्ती रायबरेली दिया गया, नहीं नहीं तुम जाओ तुम लड़ोगे, तो मुझे लगता है कि वो मैसेज अच्छा नहीं गया है। वो भी समाजवादी पार्टी आपके साथ थी, उसके बावजूद उसका अपना एक वोट आधार है, आपने जीती भी थी 2019 जिस सीट पर कांग्रेस जीती थी उसको तो वहां पे दम ठोक कर सबसे पहले आना चाहिए था कि ये मेरी सीट है और हम इसको जीतेंगे इस बार बड़ी मार्जिन से, तो वहां पर ये कम हो गया। तो अमेठी मुझे लगता है स्मृति ईरानी, सब देखिए लोग बता रहे हैं कि उनके लिए फंसी हुई सीट है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेठी फंसी हुई सीट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अमेठी से जरूर उतारती और परसेप्शन की लड़ाई में ही कांग्रेस पीछे हो गई, तो फिर वो क्या हराएगी स्मृति को। चलिए, तो ये एग्जिट पोल आपका संपन्न हुआ यहाँ पर 370 330, अगर इससे और 330 बीजेपी और उसके बाद आप फिर मुझे पार्टी देंगे, हाँ 5-7 सीटें भी ऊपर नीचे तो भी मैं पार्टी दूंगा, लेकिन उससे अगर 5-7 और उससे ज्यादा गड़बड़ हुआ तो फिर उल्टा पार्टी देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मुझे लगता है देखिए हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं जमीन पर जाकर लगातार, इतनी मतलब लोग सोच रहे होंगे हम लोग 48 डिग्री 39 डिग्री तापमान जब रहता है उस समय भी हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लोगों के पास जाते रहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि चित्रा मैं टोकाऊं मैं भूल जाऊंगा, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि रिपोर्टर कितनी मेहनत से काम करता है जमीन पर, और इस वक्त जो टेम्परेचर हो रहा है जिसमें लोग बेहोश हो रहे हैं उसके बीच में रिपोर्टर जमीन पर जा रहा है और रिपोर्टिंग कर रहा है। इस बीच इस पूरे आपकी जो कवरेज रही चुनाव अभियान की, आपने लगभग 100 दिन से ज्यादा मुझे लगता है कवरेज की होगी, तो कोई ऐसा किस्सा आपके दिमाग में आ रहा है जो आपको लग रहा हो कि मतलब कुछ अनूठा घट गया आपके साथ, कोई ऐसा आदमी मिल गया हो, कोई ऐसी घटना हो गई, कुछ ऐसा प्रसंग है? देखिए ऐसा बहुत सारा है, मैं आपको बताऊं कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब हम 5 बजे जब मैं दंगल कर रही होती हूँ उस समय भी प्रचंड गर्मी रहती है और हमारे कैमरामैन फ्रेम के चक्कर में मुझे धूप में बैठाते हैं, क्योंकि वो जहां पे शेड होता है वहां पे अच्छा फ्रेम नहीं मिलता है, तो वो नहीं धूप में ये बहुत अच्छा फ्रेम, वो इतना लालच दे देंगे, फिर मुझे लगता है बैठा लो यार, अब 1 घंटे का डिबेट शो होता है। तो कई बार ऐसा होता है, खासतौर से मैंने बनारस और दूसरे भी हिस्से में देखे हैं कि लोग टीवी खोलेंगे, दंगल में मुझे देखेंगे, अच्छा बनारस में 80 घाट पे बैठी हुई है, वो टीवी बंद करके आएंगे। और सबसे मजेदार देखिए, ये तो बनारस की, चलो अब यूपी की मैं हूं और लोग जानते हैं सारी चीजें, कन्याकुमारी में मेरे साथ ऐसा हुआ। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास एक हिस्सा है, वहां पर बैठकर यही फ्रेम के चक्कर में हम लोग, बहुत तेज गर्मी थी, वहां पर हमारे कैमरामैन संजय और पवन दोनों लेकर गए, वहां पर हमने दंगल अपनी शुरुआत कर दी। तब तक कानपुर के लोग जो वहां पर कपड़ा का व्यापार करते हैं और 35 साल हो गए कन्याकुमारी में उनको रहते हुए, वो तुरंत वहां पर पहुंचे, मतलब मेरा डिबेट चल ही रहा था तब तक वो लोग पहुंच के इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डिबेट खत्म हुआ उन्होंने कहा चित्रा जी हम लोग भागते भागते आ रहे हैं, आपको देखा कि आप यहाँ पर बैठी हुई हैं तो लगा मुलाकात कर लेंगे। तो ये जो लोगों का प्यार होता है ये हमें बहुत अच्छा करने में मुझे लगता है कि मदद करता है। और सिर्फ वहां नहीं, देखिए कश्मीर में भी, ये तो कन्याकुमारी का मेरा अनुभव, वहां पे हिंदी भाषी थोड़े कम है तो बहुत उस तरह की जान पहचान नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पहचानते हैं। लेकिन इस तरह के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं जो सालों सालों से वहां रह रहे हैं, वो एक इमोशनल कनेक्ट के तहत वो आते हैं, फिर वो बताएंगे आपकी ये स्टोरी देखी, यहाँ पर देखा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया, वो अपनी पूरी वो स्थिति बताएंगे। फैन फॉलोइंग है ही तो उसका तो नहीं, लेकिन ये चीज जैसे कश्मीर में पहले ऐसा नहीं होता था। कश्मीर में देखिए 2014 में मैंने वहां पर रिपोर्टिंग की थी, बाढ़ जब वहां पर आई हुई थी, और पीयूष मैं आपको सच बताऊं मुझे बहुत दुख भी होता है कई बार, तब तो मुझे बहुत ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, मतलब हम लोग नए नए थे तो ऐसे अपना काम करना हमारा दायित्व होता था। मैं वहां पर गई थी बाढ़ की रिपोर्टिंग करने, अचानक से किसी बात पे 2-4 लोग गुस्सा हो गए, देखते ही देखते वहां पर 150 लोग इकट्ठा हो गए, मैं और मेरा कैमरामैन जो मुझसे भी उम्र में छोटा था। अब हम, ये 2014 की बात है, हम लोग वहां पर खड़े हैं और इंडियन मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, और वो इतने अग्रेसिव तरीके से, खासतौर से कश्मीर और पश्चिम बंगाल में भी आप जाएंगे तो वो इतने आक्रामक नारे लगते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपने कहां गलती की, आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इंडियन मीडिया गो बैक के नारे शुरू हो गए, अब हम अपना सिर नीचे करें, हम किसी को समझाएं, कुछ नहीं करें, कुछ बोलें। और उस समय तो माहौल भी दूसरा ही था, 370 हटने के बाद चीजें चेंज हुई है ना, उस समय तो अलग ही माहौल था। लगा कि कुछ भी मुंह खोलना मतलब अपनी जान यहीं पर जान से जाना। तो हम लोगों ने सिर नीचे किया, मैंने कैमरामैन को इशारा किया, कैमरा आप रखो, कुछ नहीं बोलना है, सिर नीचे करके इंडियन मीडिया गो बैक के नारे के साथ हमको 1-1.5 किलोमीटर लोग
लगातार पीछे पीछे आते रहे और बोलते रहे और बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते रहे। उसी कश्मीर में जब अब हम लोग जाते हैं तो फिर अभी वहां पर लोग घेर के हमें सुनते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। जब हमारी डिबेट खत्म होती है तो फिर वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये वाले से आप ये पूछ लीजिए। वही कश्मीरी लोग हैं, कोई अलग से नहीं लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। वही जब बताते हैं कि नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए, और ये वाले लोग, ये प्रवक्ता बड़ा अच्छा बोलते हैं, चित्रा जी हम आपका ये शो देखते हैं, इस रिपोर्टिंग में आपने बड़ा अच्छा किया था। तो ये जो चेंजेस हैं हम लोगों को लेकर भी या कश्मीर में उस जमीन को लेकर भी, ये हमारे लिए मतलब बहुत सुकून की बात है। मेरा देश बदल रहा है तो कश्मीर भी बदल चुका है, और मुझे लग रहा है मैंडेट शायद इसी वजह से है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़िया 2014 से 2024 के बीच में। ये तो सच बात है, दर्शकों का प्यार है। मैं सिर झुकाकर सभी का प्यार आशीर्वाद देना चाहूंगी। एक प्रशंसक हैं कलकत्ता में, अच्छा, और वो मुझे प्रस्ताव दे चुके हैं कि मैं 2 किलो मिठाई भेजूंगा तो 1 किलो आप रख लेना। ये वाला प्रस्ताव मुझे मंजूर है। ये वाला अंश उनको भेजा जाएगा। ये प्रस्ताव मुझे बिल्कुल मंजूर है, बिल्कुल। खैर, लेकिन ये बहुत अच्छी चर्चा रही और हम कल परसों में फिर आपके पास आएंगे, आपसे जब मेरा 370 का सही हो जाएगा तब तो पार्टी होगी, और नहीं होगी तो मेरी पार्टी होगी, तो एक पार्टी तो होनी है। लेकिन ये था चित्रा त्रिपाठी का पर्सनल एग्जिट पोल, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये एक जमीन पर जाकर उन्होंने जो आकलन किया, चित्रा ने जो आकलन किया, वो हम उस पर बात कर रहे थे। अब देखते हैं 4 जून को 2024 चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो वास्तविक आंकड़े क्या होते हैं, और उसके बाद हम चित्रा से फिर एक बार बात करेंगे। आपका चुनाव आज तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।